वे अपन ना सर्कुलर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर्कुलर। तो इस सर्कुलर का नंबर नहीं है पहला, मतलब इट इज नॉट सर्कुलर नंबर वन। ओके, सर्कुलर का अपन कोई सीक्वेंस वाइज नहीं कर रहे। ओके, जैसा हाथ में आ रहा है वैसा करेंगे। ठीक है। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस। वे आप लोग के बुक में सर्कुलर शेड्यूल वन का एंट्री टू के नीचे ओपन कर लो एक बार। शेड्यूल वन एंट्री टू के नीचे पेज नंबर फोर। पेज नंबर फोर पे ये सर्कुलर। ठीक है। अब सुनो, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, देखो। अभी फॉर एग्जाम्पल अपना जो बिजनेस है, इट इज टू रिपेयर इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी। ओके, हम लोग का बिजनेस किस चीज का है? टू रिपेयर इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी। मतलब कि समझो कोई जगह है जहां पर इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी, समझो मशीन में कोई फॉल्ट वगैरह आया है। ओके, तो हम लोग मशीन को उठा के लेके जा नहीं सकते। समझो कि एसी खराब हुआ है तो हम लोग एसी वाले को बुलाएंगे ना इधर। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एसी को निकालेंगे। तो एसी को हम लोग निकालेंगे नहीं, एसी वाले को इधर बुलाएंगे टू चेक कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कार खराब हुआ तो कार हम लोग गैरेज में लेके जा सकते हैं। और अगर एकदम ही पंक्चर है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग गैरेज वाले को इधर बुलाएंगे। तो वैसे ही है, ये इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी है। ओके, अगर ये खराब हुआ तो हम लोग इसको लेके जा नहीं सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिशियन या जो भी है, मैकेनिक वॉट एवर, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। अभी ये मशीन में क्या एक्चुअल डिफेक्ट है, वो इधर ही आके वो चेक करेगा और फिर कुछ सामान लेके आएगा। और समझो कि वो सामान भी कम पड़ा तो वापस से और सामान लेके आएगा। तो बार बार ये प्रोसेस होता ही रहेगा फिर। इसीलिए बड़ा बड़ा कंपनीज क्या करता है, एक कंटेनर ट्रक बनाते हैं वो लोग। क्या बनाते हैं? कंटेनर ट्रक। मतलब एक वर्कशॉप जैसा रहता है, मोबाइल वर्कशॉप रहता है ना। मतलब एक छोटा सा ऐसा कैबिन टाइप रहता है, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स है। ओके, सारे के सारे मटेरियल्स है, टूल्स है, मशीन है, स्पेयर पार्ट्स है। सब कुछ किसके अंदर है? इस ट्रक के अंदर है। समझ में आ रहा है पॉइंट? सेल्फ कंटेन जो ट्रक है इसके अंदर है। तो ये जो ट्रक है, इसके अंदर क्या क्या है? मशीन रहेगा एक, विच विल बी यूज्ड फॉर रिपेयरिंग दिस प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद स्पेयर पार्ट्स होगा। ओके, स्पेयर पार्ट्स होगा जो रिप्लेस होगा। ओके, यहाँ पर समझो कि ये पार्ट खराब है, तो इसको निकाल के जो ये स्पेयर पार्ट्स है वो लगा देंगे। बराबर। उसके बाद कुछ टूल्स एंड कंज्यूमेबल्स होगा। टूल्स एंड कंज्यूमेबल मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट्स। ओके, स्क्रू वगैरह। मतलब कुछ कुछ चीजें उधर फिट होंगी, जैसे स्क्रू लेके जा रहे हैं अपन तो उधर फिट होगा। लेकिन पाना पकड़ लेके जा रहे हैं तो उधर यूज होगा और वापस आएगा। तो टूल्स एंड कंज्यूमेबल में डिफरेंस समझ में आता है? टूल्स मतलब कि जिससे हम लोग मतलब बहुत सब काम करेंगे, जैसे हथौड़ी वगैरह हो गया तो वो टूल्स है। कंज्यूमेबल मतलब कि वहां पर वो लग जाएगा, जैसे खिला वगैरह है। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब चीजें जा रही है कहाँ पर? पूरा ट्रक जा रहा है किधर? ये रिपेयर करने को। अभी ये जो सर्कुलर है, दिस सर्कुलर इज एप्लीकेबल फॉर ओनली डिस्टिंग पर्सन ट्रांजेक्शन। ओके, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंग पर्सन। बिटवीन डिस्टिंग पर्सन। नॉर्मल लोगों के लिए ये सर्कुलर नहीं है। ये सर्कुलर किसके लिए?
ओनली डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए। ऐसा क्यों, वो भी हम लोग समझेंगे। ये अपना पहले बिजनेस समझ में आ रहा है क्या? ओके, अपना काम क्या है बोलो? इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी को अपने को रिपेयर करने का। उसके लिए हम लोग मशीन को लेके जा नहीं सकते, इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा व्हीकल या फिर ऐसा ट्रक बनाया जिसके अंदर मशीन को रखा है, जिसके अंदर स्पेयर पार्ट्स को रखा है, टूल्स को रखा है, सब कुछ उसके अंदर रखा है, ताकि उधर कुछ भी चीज का कमी ना पड़े। बराबर। अभी सुन भाई, यहाँ पर समझो कि ये गुजरात स्टेट में अपने को काम मिला है। ओके, अपना एक ब्रांच भी है गुजरात में। ये गुजरात का ब्रांच है और ये गुजरात का काम है। और हम लोग का हेड ऑफिस जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। वे गुजरात का जो ब्रांच है ना, वो क्या बोलता है महाराष्ट्र को? हम लोगों को गुजरात में काम मिला है टू रिपेयर इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी। एक काम करो, महाराष्ट्र से हम लोग को ना ये ट्रक भेजो, हम लोग इसको इधर यूज करेंगे और फिर हम आपको रिटर्न कर देंगे। ट्रांजेक्शन समझा? ट्रक पूरा का पूरा महाराष्ट्र से किधर जाएगा? गुजरात जाएगा। बराबर। गुजरात मतलब इसका जो ब्रांच है उधर जाएगा, ब्रांच वाला किधर लेके जाएगा? क्लाइंट के लोकेशन पे लेके जाएगा। और काम होने के बाद क्या करेगा वो? ट्रक को वापस भेज देगा। जो बचा हुआ सामान है उसको भी वापस भेज देगा। मशीन तो बचा ही रहेगा, तो मशीन भी वापस भेजेगा। समझ में आ रहा है ट्रांजेक्शन? अब देखो, अभी हम लोग वैल्यू लेते हैं इसका। जो ट्रक है ना, ट्रक, उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 25 लाख रुपए। ओके, ट्रक का वैल्यू कितना? 25 लाख। मशीन का वैल्यू समझो 10 लाख रुपए। स्पेयर पार्ट्स 3 लाख रुपए। टूल्स एंड कंज्यूमेबल्स 2 लाख रुपए। ओके, इस तरीके से सब चीजें जा रही है कहां पर? गुजरात। एंड गुजरात वाला कौन है अपना? वेरी गुड, डिस्टिंग पर्सन है। अभी शेड्यूल 1 का एंट्री 2, ओके, वो याद करो, उसमें क्या लिखा हुआ था? अगर आप लोग आपके डिस्टिंग पर्सन को या तो रिलेटेड पर्सन को कुछ भी चीज फ्री में बेचते हो तो उसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे। तो अभी यहां पर अगर वही लॉजिक लगाया तो दिख रहा है अपने को कि 40 lakhs का सामान फ्री में जा रहा है। नो डाउट रिटर्न भी आने वाला है, बट अभी जाते हुए क्या दिख रहा है अपने को? 40 लाख का सामान फ्री में जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 40 लाख पे जीएसटी भरना पड़ेगा। और बाद में जब सामान रिटर्न आएगा, ओके, बाद में जब सामान रिटर्न आएगा तो फिर गुजरात के एंगल से वो सप्लाई माना जाएगा। तो एक बार महाराष्ट्र के एंगल से सप्लाई माना जाएगा, फिर गुजरात को आईटीसी मिलेगा, फिर गुजरात के एंगल से सप्लाई माना जाएगा, महाराष्ट्र को आईटीसी मिलेगा। तो ये तो घूमता ही रहेगा ऐसा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए सर्कुलर निकाला। समझ में आया क्या लॉजिक सर्कुलर का? हाँ, ट्रक जाएगा आएगा तो हम लोग बार बार 25 लाख के वैल्यू को सप्लाई बोलते रहेंगे। इधर सप्लाई उधर आईटीसी, उधर सप्लाई इधर आईटीसी, तो ये घूमता ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ही क्यों है? ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ही क्यों है? नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये सर्कुलर जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच के लिए ही क्यों निकाला? हाँ, बाकी लोगों को अगर हम लोग भेज रहे हैं ना, तो वो सप्लाई ही नहीं है शेड्यूल 1 के हिसाब से। देखो, अगर समझो कि ए और बी दोनों एकदम ही अलग है, एकदम अलग है, और फ्री में मैंने ये ट्रक भेजा, तो उसको तो हम लोग वैसे भी सप्लाई नहीं बोलने वाले थे। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन ही ऐसा पर्सन है जिसमें फ्री में ट्रांजेक्शन करने पे भी सप्लाई माना जाता है। इसीलिए दिस सर्कुलर इज ओनली बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, अब सुनो। अब किसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना है वो हम लोग सीखेंगे। देखो, ट्रक जा रहा है, अभी रिटर्न में क्या क्या आने वाला है देखो। रिटर्न में तो पूरा का पूरा ट्रक आ जाएगा, 25 लाख का सामान रिटर्न आएगा। मशीनरी पूरा का पूरा मशीन भी वापस आ जाएगा। फिर स्पेयर पार्ट्स, समझो कि 2 लाख का स्पेयर पार्ट्स रिटर्न आ रहा है, 1 लाख का स्पेयर पार्ट्स वहां पर कंज्यूम हो गया। समझ में आ रहा है? 3 लाख का गया था, 2 लाख का वापस आ रहा है, 1 लाख का कंज्यूम हुआ। उसके बाद टूल्स एंड कंज्यूमेबल्स, समझो कि 50,000 का रिटर्न आ रहा है और 1.5 लाख का कंज्यूम हो गया। बरोबर। और ये ट्रक को कुछ दिन तक यूज करने का चार्जेस महाराष्ट्र एंटिटी तो लेगा ना, क्योंकि इतना दिन आप यूज कर रहे हो तो उसका भी पैसा दे दो। तो यहाँ पर यूजेज का चार्जेस भी लेगा कुछ हो। समझो यूजेज का चार्जेस 30,000 रुपये लेता है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लगेगा?
चलो निकालो। देखो जो रिटर्न आ रहा है ना उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, जो वहां पर यूज हो गया, 1 लाख का स्पेयर्स यूज हो गया, 1.5 लाख का टूल्स एंड कंज्यूमल यूज हो गया, और यूजेज का 30,000। सो 2,80,000 विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आया क्या सब लोग को? मतलब इन शॉर्ट, जो सामान वापस आ रहा है ना, गवर्नमेंट उसको सप्लाई नहीं बोल रहा है। क्योंकि तुम लोग इधर सप्लाई बोलोगे, उधर आईटीसी लोगे, वापस सप्लाई बोलोगे, वापस आईटीसी लोगे, और वो डुप्लीकेसी बढ़ते रहेगा ऐसे ही। क्लियर है पॉइंट? और एक महीने में अगर 4 बार ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ, तो 4 सेल का बिल इधर आएगा, 4 टूबी में उधर दिखेगा, वापस से वो 4 सेल बिल डालेगा, वापस इधर टूबी में दिखेगा। तो वो सब झंझट नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, जो सामान वापस नहीं आने वाला है ना उसी को सप्लाई माने। अब मशीन तो वापस ही आने वाला है, तो उसको सप्लाई नहीं माना। टूल्स थोड़ा यूज होगा, बाकी वापस आएगा। स्पेयर्स थोड़ा यूज होगा, बाकी वापस आएगा। आया समझ में? ओके। तुम देखो, ये जो सर्कुलर है ना, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बस। एसटी बस रहता हूँ, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, एसटी बस। समझो कि ये बस है। तो समझो ये बस है, ये महाराष्ट्र डिपो से निकल रहा है। ओके, महाराष्ट्र से निकल रहा है, बराबर। अब ये गुजरात जाने वाला है पैसेंजर्स को लेके। अभी ये बंदा जो है ना, ये डिस्टिंग पर्सन, मतलब एसटी बस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग का महाराष्ट्र में भी एक रजिस्ट्रेशन रहेगा, और एक रजिस्ट्रेशन किधर रहेगा? गुजरात में रहेगा। अभी पूरा बस भर के जा किधर रहा है? पूरा बस भर के जा रहा है गुजरात। ओके, और उसके बाद ये पूरा बस खाली होएगा, नए पैसेंजर भरेंगे, और वापस से किधर आएंगे? महाराष्ट्र। तो यहां पर भी वो प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है सोचो? क्या प्रॉब्लम आ रहा है सोचो? हाँ, बस का जो मूवमेंट है ना, बस का मूवमेंट समझो, बस 25 लाख रुपए का है। हाँ, ये बस का जो वैल्यू है ना, वो बार बार सप्लाई माना जा रहा है। ओके, महाराष्ट्र से एक बस गया गुजरात, इसको सप्लाई मान रहे। गुजरात से वापस बस आ रहा है, उसको सप्लाई मान रहे। तो बार बार बस के वैल्यू के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि बस तो रिटर्न आ रहा है, तो बस के वैल्यू को भूल जाओ। तो सप्लाई किसको मानो? सप्लाई किसको मानो? हाँ, जो पैसेंजर को चार्ज कर रहे हैं ना आप लोग, उसको आप लोग सप्लाई मान लो भले एक बार। लेकिन जो बस का वैल्यू है ना, उसको सप्लाई मत मानो। क्लियर है क्या? सो वैल्यू ऑफ बस इज नॉट अ सप्लाई। वैल्यू ऑफ बस इज नॉट अ सप्लाई। इज इट वेरी क्लियर? बस के वैल्यू को कोई सप्लाई मानने का जरूरत नहीं है। जितना भी पैसेंजर चार्ज करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई। आया समझ में? ओके, अभी एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेयंस बिटवीन डिस्टिंग पर्सन इज नॉट अ सप्लाई अनलेस फॉर फर्दर सप्लाई। अनलेस फॉर फर्दर सप्लाई मतलब, अगर देखो, समझो कि गुजरात का जो यूनिट है ना, वो क्या बोलता है कि ये ट्रक बहुत अच्छा है, इसके अंदर सब कुछ है। ओके, कंप्लीटनेस है इसके अंदर। तो एक काम करते हैं, इस ट्रक को हम लोग रख लेते हैं, हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे आपको। सुना ध्यान से ट्रांजेक्शन। ये बोलता है कि हम लोग रख लेंगे, हम लोग रिटर्न नहीं करने वाले। तो क्या वैल्यू को सप्लाई मानना चाहिए? तो बस का पूरा वैल्यू जो है ना, बस का मतलब ये जो इस केस में, ट्रक वाले केस में, तो ट्रक वाले केस में कितने वैल्यू को सप्लाई मानेंगे अगर ये लोग रिटर्न नहीं करेंगे तो? 25 लाख प्लस 10 प्लस 3 प्लस 2 टोटल। हाँ, टोटल कितना था? 40 लैक्स। तो 40 लाख को ही हम लोग सप्लाई मान लेंगे। कभी मानेंगे? हाँ, व्हेन नॉट रिटर्न। ओके, जब रिटर्न नहीं करेंगे तब 40 लाख को हम लोग सप्लाई मान लेंगे। और या तो फिर रख लिया और बोलते हैं कि हम लोग ही इसको बेचेंगे आगे, तो भी सेम चीज। क्लियर है क्या? सप्लाई मानेंगे, 40 लाख को मानेंगे। लेकिन अगर कोई वो रिटर्न आने वाला है, ओके, तो उस केस में जितना सामान रिटर्न नहीं आया उसी को सप्लाई मानेंगे। इज इट वेरी क्लियर? ओके, तो अनलेस फॉर फर्दर सप्लाई, हाउएवर इफ गिवन फॉर रिपेयर्स, देखो हम लोगों ने अभी भी एग्जांपल लिया, और मेंटेनेंस, और फॉर कैरिंग पैसेंजर्स, then the value of repairs or value of carrying passenger would be treated as supply. आया समझ में? The issue of interstate movement of goods like
movement of various modes of conveyance not involving further supply such as ट्रेन, बस। देखो ये सर्कुलर किधर किधर एप्लीकेबल है, ट्रेन में भी एप्लीकेबल है। समझो महाराष्ट्र से एक समझो ट्रेन जा रहा है, महाराष्ट्र से एक ट्रेन जा रहा है। कौन सा ट्रेन है महाराष्ट्र? कोकण कन्या एग्जाम्पल। तो कोकण कन्या इधर से जा रहा है समझो गुजरात, तो कैसा माना जाएगा महाराष्ट्र से गुजरात गया तो सप्लाई। तो इट इज रॉन्ग ना, समझ में आ रहा है क्या पॉइंट, क्या पॉइंट है इसमें? तो महाराष्ट्र से गुजरात गया तो अपन उसको सप्लाई कैसे बोल सकते हैं? ओके। उसके बाद बसेस का एग्जाम्पल लिया, ट्रक इसका भी एग्जाम्पल लिया, टैंकर। ओके। फिर ट्रेलर्स, मतलब बड़ा बड़ा जो गाड़ी रहता है ना, जो रात को निकलता है मतलब अलग से, ट्रेलर्स। फिर वेसल्स मतलब शिप्स, कंटेनर्स सेम, एयरक्राफ्ट्स। तो ये सब के सब मोड ऑफ कन्वेंस पे काम आएगा ये वाला सर्कुलर। इज इट वेरी क्लियर? ओके। कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ और फॉर रिपेयर मेंटेनेंस शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे ही नहीं। जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वही है, पर ये वाला एग्जाम्पल लिखना तुम लोग, ठीक है? समझ में आया पॉइंट? हाँ उसको मानेंगे ना, पर बस के वैल्यू को नहीं मानेंगे। हाँ बस के लिए, बस के वैल्यू के लिए। हाँ, मतलब रिपेयरिंग के लिए जा रहा है तो ट्रक के वैल्यू को सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर बस में पैसेंजर जा रहा है तो बस के वैल्यू को सप्लाई नहीं मानेंगे। समझ में आया पॉइंट? तो यहाँ पर हम लोग मोड ऑफ कन्वेंस के लिए बोल रहे हैं। ओके, मोड ऑफ कन्वेंस के वैल्यू को सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब कि ट्रक के या तो बस के वैल्यू को सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन पैसेंजर के फीस को हम लोग मानेंगे। चलो क्लियर हो गया सबको? इसको लिख दो। हम्म। हुआ? हाँ। बुक नहीं लाया?
मतलब ये वाला कट करो, 4 नंबर जो दिया नेक्स्ट वाला, उसको कैंसिल कर दो। अमेंडमेंट है वो, निकल गया। नाउ आईएसडी इज मैंडेटरी। ओके, आईएसडी जो है वो मैंडेटरी है अभी। हम्म। हम्म। परक्विजिट का हम लोगों ने किया, रेंट फ्री अकोमोडेशन किया था ना। ठीक है। हाँ, फोर्थ खाली, आईएसडी क्रॉस चार्ज वाला बस। तो नेक्स्ट, पेज नंबर 7 पे आओ। क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ इसॉप। ओके, इसॉप का टैक्सेबिलिटी अभी हम लोग पढ़ने वाले। अभी समझो कि गूगल इंडिया एंड गूगल यूएस, ओके, ये दोनों होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज है। दिख रहा है क्या? ओके, गूगल यूएस और गूगल इंडिया दोनों होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंटिटीज है। समझो कि एम्प्लॉय है, वो गूगल इंडिया में 10 साल से काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर कितने साल से काम कर रहा है? 10 साल से। तो गूगल इंडिया जो है, ओके, वो क्या देना चाहता है इन लोगों को? ईसॉप देना चाहता है, मतलब कम भाव पे शेयर्स देना चाहता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, ईसॉप देना चाहता है तो कम भाव पे दे रहा है, तो इन लोग कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता है ना। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर गूगल इंडिया तो पहली बात तो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। क्लियर है? तो ईसॉप देगी कैसे उसको? तो इट इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया, तो ये ईसॉप तो दे ही नहीं पाएगी। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर गूगल इंडिया क्या करता है, गूगल यूएस को बोलता है कि यूएस में, आवाज कम करो। चलो यहाँ पर देखो, बड़ा चाय नाश्ता करके आया। चलो, तो गूगल इंडिया जो है ना, सुनो सुनो। हाँ, गूगल इंडिया जो है ना, वो गूगल यूएस को क्या बोल रहा है कि इस एम्प्लॉय को ना आप क्या करो, आप यूएस स्टॉक एक्सचेंज में जो गूगल का शेयर्स लिस्टेड है, वो वाला शेयर दो इसको, क्योंकि इंडिया में तो गूगल लिस्टेड ही नहीं है ना।
तो इंडिया का शेयर्स तो हम लोग दे ही नहीं सकते उसको। तो यहाँ पर गूगल यूएस क्या बोलता है कि हम लोग शेयर्स तो दे देंगे, लेकिन इसका खर्चा हम लोग उठाएंगे नहीं। वो इंडिया के लिए काम कर रहा था एम्प्लॉय, तो गूगल इंडिया को उठाना पड़ेगा वो खर्चा। समझ में आता है कि ये लोग ना क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर वाइज काम करते हैं। क्योंकि बड़ा बड़ा जो एंटिटी है ना, वो ऐसा नहीं करता है कि ये भी अपना ये अपना ये, तो अपन भी खर्चा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं। ये लोग क्या करते हैं, एकदम प्रॉपर चलते हैं। समझ में आ रहा है का पॉइंट? तो ये लोग क्या करते हैं, गूगल इंडिया अगर कॉस्ट इनकर कर रहा है, मतलब उसका ही कॉस्ट है, तो फिर उसी ने करना चाहिए। समझ में आ रहा है का पॉइंट? क्लियर है? तो गूगल यूएस जो रहेगा, वो क्या बोलता है गूगल इंडिया को, कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी इसके हिसाब का कॉस्ट हो रहा है ना, वो गूगल इंडिया ने किसको देना पड़ेगा, गूगल यूएस को देना पड़ेगा वो पैसा। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या हो रहा है? तो गूगल इंडिया क्या करेगा, गूगल यूएस को पेमेंट करेगा। किस चीज का पेमेंट कर रहा है? क्योंकि गूगल यूएस ने अपना गूगल इंडिया के एम्प्लॉय को क्या दिया, ईसॉप दी। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। अभी अगर इंडिया वाला एंटिटी फॉरेन एंटिटी को पेमेंट करता है, इंडियन एंटिटी अगर फॉरेन एंटिटी को पेमेंट करता है, तो कौन सा पॉइंट दिमाग में आता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। समझ में आया क्या? देखो हम लोग पेमेंट करते हैं ना इंडिया के बाहर, तो इट इज बट ऑब्वियसली इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर पेमेंट गूगल इंडिया कर रहा है गूगल यूएस को फॉर द पर्पज ऑफ ईसॉप, तो ईसॉप इज नथिंग बट शेयर्स, सिक्योरिटीज। बट सिक्योरिटीज आर आउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों के डेफिनेशन से बाहर है। तो यहाँ पर जो पेमेंट हो रहा है, उसको हम लोग नॉट अ सप्लाई बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? एग्जाम्पल, गूगल यूएस ने गूगल इंडिया के एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए का शेयर्स दिया। कितने का शेयर दिया? 10 लाख रुपए का। तो गूगल इंडिया इसको पेमेंट करने जा रहा था कितना रुपया, 10 लाख रुपया। और गूगल यूएस बहुत होशियार है, गूगल यूएस बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे को 10 लाख रुपया नहीं चाहिए, मेरे को 11 लाख रुपया चाहिए। क्यों 11 लाख रुपया चाहिए? क्योंकि गूगल यूएस को इसको शेयर्स देना था, तो गूगल यूएस में बहुत सारा फॉर्मेलिटी करना पड़ा। मतलब में अपना शेयर ट्रांसफर होता है, या फिर अपन शेयर देते, तो आरओसी जाना पड़ता है, या तो कुछ फॉर्म वगैरह फाइल करना पड़ता है। तो गूगल यूएस ने वो बहुत सारा फॉर्मेलिटीज किया, ओके, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज बहुत सारा किया। तो ये सब फॉर्मेलिटीज करने के लिए वो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करता है गूगल इंडिया को। अब गूगल इंडिया कितना पेमेंट कर रहा है? 11 लाख। 10 लाख रुपया किसके लिए? ईसॉप के लिए। और बाकी का 1 लाख रुपया किसके लिए? डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज वगैरह के लिए। तो गवर्नमेंट से ये जो 1 लाख रुपया है ना, इसको सप्लाई मानेंगे, इसको इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे, और इसके ऊपर गूगल इंडिया को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम। आरसीएम क्यों? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। तो गूगल इंडिया को 1 लाख रुपए के ऊपर आरसीएम में भरना पड़ेगा। बाकी 10 लाख रुपए जो रहेगा उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। समझ में आया पॉइंट? पक्का क्लियर है क्या? ओके। That has नहीं बोलेंगे कि that expense is incurred connection with securities. नहीं वैसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं तो ब्रोकरेज को भी तो छोड़ना पड़ेगा फिर। ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है ना। अगर वो लोग बोलेंगे कि ब्रोकरेज इज विथ एसोसिएटेड विथ सिक्योरिटीज, तो ब्रोकरेज पे भी जीएसटी लगेगा। क्लियर है क्या पॉइंट? इसको नोटिंग कर लो इधर से ही जो है।
हुआ? चले। लिखा? ओके। तो ये पूरा उसके ऊपर ही है। और जो भी एडिशनल चार्जेस रहेगा ना, क्या लिखा है, एडिशनल चार्जेस टेकन बाय फॉरेन कंपनी। अपने केस में कितना एडिशनल चार्जेस लिया, 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा। क्लियर रहेगा पॉइंट? ओके। नेक्स्ट सर्कुलर। अब इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। वही वही उसके आगे आगे ही। हाँ, पेज 9, वो कौन सा पेज है? 9, हाँ वही। यहाँ पर देखो। चलो यहाँ पर देखो। हाँ, बराबर। तो नेक्स्ट सर्कुलर, प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस के ऊपर एक सर्कुलर है। देखो एक एग्जांपल सुनो। समझो कि एक होल्डिंग कंपनी है इंडिया के बाहर। ओके, होल्डिंग कंपनी इज लोकेटेड इन यूएस। ओके, होल्डिंग कंपनी यूएस में और सब्सिडरी कंपनी इंडिया में। वे होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रही है। ओके, होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रही। ठीक है। तो टोटल समझो कि 10 लाख रुपीज का लोन दे रही है, बराबर। पर ना ये प्रोसेसिंग फीस कट नहीं कर रही है। अगर समझो कि कोई नॉर्मल बैंक वगैरह होता तो लोग क्या करते, प्रोसेसिंग फीस कट करने के बाद पैसा देते ना। ऐसा पूरा जितना मांगा उतना तो नहीं मिलेगा। हमेशा क्या कट होता है, प्रोसेसिंग फीस कट होता है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग फीस कट नहीं हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली 10 लाख रुपीज मिल रहा है। क्यों ये लोग डायरेक्टली 10 लाख रुपया दे रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस क्यों कट नहीं कर रहे? बोलो। हाँ देखो, होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है। तो अपने को लग रहा है कि होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन के वजह से ये लोग प्रोसेसिंग फीस कट नहीं कर रहे। समझ में? लेकिन अगर समझो प्रोसेसिंग फीस ये लोग कट नहीं भी करते, अच्छा मान के चलो प्रोसेसिंग फीस अगर पे करना पड़ता, तो कौन पे करता? इंडिया वाला करता। तो इंडिया वाला क्या बन जाता, सप्लायर के रिसिपिएंट। रिसिपिएंट बनता क्योंकि ये पे करता। और किसको मिलता, होल्डिंग हो। तो होल्डिंग क्या बनता, सप्लायर। ओके, अगर प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते तो टैक्स किस में लगता, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाता ना। तो आरसीएम में टैक्स भरना पड़ता है, ये और नो? तो आरसीएम में टैक्स भरना पड़ जाता है इसको। अभी ये लोग चार्ज नहीं कर रहे। अभी ये लोग चार्ज नहीं कर रहे। तो शेड्यूल 1 याद आना चाहिए। देखो अगर कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो क्या याद आना चाहिए, शेड्यूल 1। अभी शेड्यूल 1 का कौन सा पॉइंट याद करेंगे, सोचो। फोर्थ वाला। देखो, सेकंड पॉइंट कब याद करेंगे, जब सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी रहेगा। क्योंकि मतलब इंडिया से सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इंडिया से सप्लाई हो नहीं रहा है, इंडिया में सप्लाई दिया जा रहा है, जैसे मालूम पड़ा। इसीलिए पहले बोला कि इंडिया वाला कौन है, रेसिपिएंट है। अगर इंडिया वाला सप्लायर रहता ना तो हम लोग एंट्री नंबर 2 का बात करते। अभी इंडिया वाला कौन है, रिसिपिएंट है, तो एंट्री 2 का बात नहीं करेंगे, किसका बात करेंगे, एंट्री 4 का। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? ओके। अब देखो, एंट्री 4 में हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस लेते हैं विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि चार्ज ही नहीं किया प्रोसेसिंग फीस। लिखना नहीं, कोई भी मत लिखो, क्योंकि हम लोग कट करने वाले। ठीक है, सुनो सुनो। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन अगर रहेगा तो सप्लाई कब माना जाता है,
रिलेटेड पार्टी होना चाहिए और बिजनेस पर्पज होना चाहिए, बरोबर है। तो अभी ये लोग दोनों रिलेटेड पार्टी है और जो लोन लिया गया है वो बिजनेस पर्पज के लिए है। ओके, तो इसको क्या मानना चाहिए? वैसे तो सप्लाई मानना चाहिए, बट ये सर्कुलर क्या बोलता है कि ये सब एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अभी ये सब एप्लीकेबल क्यों नहीं रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो, प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करने का क्या दो रीजन हो सकता है? मतलब क्या एक रीजन तुम लोगों ने बताया, प्रोसेसिंग फीस नॉट चार्ज, क्या रीजन था बोलो? हाँ, पहले तो रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप है इसीलिए चार्ज नहीं किया, लेकिन ये रीजन नहीं है इस बार। इस बार रीजन क्या चार्ज नहीं करने का? रीजन इज लगा नहीं रहेगा करने की। वेरी गुड। ओके, नो प्रोसेसिंग डन। नो प्रोसेसिंग डन क्या मतलब है इसका? देखो, अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बैंक क्या करता है? अपना सिबिल चेक करता है, अपना क्रेडिट हिस्ट्री पूरा चेक करता है, और कितना लोन लिया था, कितना बाउंस हुआ वो चेक करता है, बराबर है। उसके बाद इतना फिजिकल वेरिफिकेशन होता है प्रीमाइसेस का। ओके, अपने प्रीमाइस पे आके लोग फोटो वगैरह निकालते हैं, चेक करते हैं। ओके, उसके बाद डिस्कशन होता है क्रेडिट मैनेजर के साथ, उसके बाद सैंक्शन होता है, और उसके बाद डिसबर्समेंट होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पूरा प्रोसेस किस में हो रहा है? जब बैंक अपने को लोन दे रहा है, बैंक बैंक। लेकिन अब मेरे को बताओ कि ये अगर समझो अपना होल्डिंग कंपनी अपने को लोन दे रहा है, तो क्या ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट चेक करेगा क्या? चेक नहीं करेगा वो सब। वो बोलेगा मेरे पास तो पहले से, मैं क्यों चेक करूं? क्या वो अपना सिबिल चेक करेगा? नहीं। क्या अपना क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा? नहीं करेगा। क्या अपने प्रीमाइस पे आके चेक करके जाएगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो मालूम है उसका ही एंटिटी है वो। उसके बाद ये क्या लिखा था? डिस्कशन। ओके, डिस्कशन भी नहीं होएगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर सैंक्शन होएगा, डिसबर्समेंट होगा, लेकिन ऐसा पूरा प्रोसेस नहीं होगा। अप्रूवल अप्रूवल लेते हैं ना वो लोग बैंक वाले, कैसा? एक क्रेडिट मैनेजर पास करेगा तो सीनियर अप्रूव करेगा, फिर और अप्रूव होएगा। तो वो सब अप्रूवल का इधर कुछ झंझट नहीं है। उसने पैसा मांगा तो दिया। समझ में आ रहा है का पॉइंट? तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हुआ ही नहीं है कुछ भी, इस वजह से कुछ चार्ज नहीं किया, नॉट बिकॉज इट इज रिलेटेड पार्टी। तो कुछ काम ही नहीं किया तो सप्लाई किस बात का? तो गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ काम नहीं किया, उस रीजन से हम लोग क्या मानेंगे इसको? नॉट अ सप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? नॉट अ सप्लाई मानेंगे। बट रीजन क्या रहेगा उसका? कोई प्रोसेसिंग हुआ नहीं है। क्लियर है क्या पॉइंट? क्या क्या? हाँ, तो वैसे ही सप्लाई नहीं होगा। पर ऐसा होगा नहीं ना एक्चुअली में, क्योंकि बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, अपन इसमें अज्यूम नहीं कर सकते कि पर्सनल पर्पस होगा। अभी मैनेजर को ऐसा विड्रॉ करने को नहीं देते ना कंपनी से पैसा। अगर कंपनी का पैसा है तो वो कंपनी के अकाउंट में रहेगा ना, या तो कंपनी उसको अप्रूवल लेके यूज करेगा। तो ऐसा कंपनी अपने पर्सनल पर्पस के लिए वापरेगा नहीं उसको। ओके, अगर कोई पर्सन रहता तो पर्सनल पर्पस हो सकता था, तो फिर आता जीएसटी। अगर सच में प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता तो फिर सच में जीएसटी भी आता। और अगर ये लोग चार्ज भी कर रहे होते, चार्ज कर रहे होते मतलब बोलते कि 10 लाख का लोन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को लोन देने के लिए फेमा वगैरह का गाइडलाइंस को एक फॉर्म भी भरना पड़ रहा है, उसका 20,000 रुपये हम लोग कट कर देंगे। तो यहाँ पर 20,000 के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इन शॉर्ट, अगर कंसिडरेशन चार्ज किया तो जीएसटी आने ही वाला है, कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे तो जीएसटी नहीं आएगा। बट कंडीशन क्या है कि ये दोनों रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट? बोलो, कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? फिर इसका उल्टा एग्जाम्पल अभी हम लोग करें। यहाँ तक समझा? ओके। नहीं, 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। लिसन एवरीवन, 10 लाख के ऊपर तो जीएसटी नहीं है, क्योंकि 10 लाख तो मनी है, लोन है, ये ट्रांजेक्शन मनी है ना, और मनी के ऊपर तो वैसे ही जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, हम लोग प्रोसेसिंग फीस का बात कर रहे थे। 10 लाख का तो वैल्यू है ही नहीं। समझ में आया सब लोगों? क्लियर? हाँ, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। हाँ, डॉलर टू रुपीज में जो कन्वर्जन किया उसका चार्जेस के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? वो इसको लग रहा होगा ना यूएस को, तो यूएस वाला उसके हिसाब से भरेगा।
और अगर इंडिया वाले को लग रहा है तो फिर आरसीएम लगे। हाँ, वो चार्ज करेगा तो आरसीएम आएगा। अगर होल्डिंग कंपनी इंडिया वाले को अगर फॉरेन रुपीज में कन्वर्जन करने का चार्जेस चार्ज कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, आरसीएम। अब इसका उल्टा एग्जांपल लेंगे। देखो, समझो कि यहाँ पर इंडियन एंटिटी, इस बार इसको होल्डिंग लेते हैं, और यूएस का जो एंटिटी है वो सब्सिडरी। ओके, इंडियन एमएनसी बोलते हैं ना, तो इंडिया का एमएनसी मतलब इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी। तो भाई इंडिया वाले एंटिटी को लोन देना है किसको, यूएस एंटिटी को। 10 लाख का लोन दे रहा है, बट कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं कर रहा है, तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपया रेमिट कर रहा है। हाँ, समझ में क्लियर है क्या? नाउ क्वेश्चन इज, इसके अंदर अगर प्रोसेसिंग फी चार्ज होता तो कौन सप्लायर होता वो बताओ। प्रोसेसिंग फीस किसको मिलता अगर चार्ज होता तो? इंडिया वाले को मिलता। तो इंडिया वाला क्या बन जाता, सप्लायर बन जाता। आ रहा है क्या समझ में? यूएस वाला रिसिपिएंट। तो अभी इंडिया वाला सप्लायर है और फ्री में कुछ तो सप्लाई कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट याद आना चाहिए शेड्यूल 1 का? एंट्री नंबर 2, क्लियर है क्या पॉइंट? सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो यहां पर कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। क्यों चार्ज नहीं किया? रिलेटेड है इसके लिए चार्ज नहीं किया, या फिर कुछ और बात है? प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ, सेम टू सेम सर्कुलर है। समझ में आ रहा है क्या? उसका उल्टा किया ना, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा कि इंडिया वाला जो एंटिटी है उसने कोई प्रोसेसिंग ही नहीं किया बाहर वाले के लिए, तो इसीलिए उसने नो कंसिडरेशन चार्ज। ओके, नो कंसिडरेशन बिकॉज नो प्रोसेसिंग इज द, आ रहा है समझ में? देयर फोर एंट्री टू से ये बाहर चले जाएगा, तो क्या माना जाएगा? नॉट अ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? आ रहा है समझ में? पक्का क्लियर? और नॉट अ सप्लाई बोला तो मतलब एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। अगर समझो सप्लाई मानते ना हम लोग, क्या माना जाता है? ये एक्सपोर्ट माना जाता, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस है, रिसिपिएंट बाहर का है, तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट मान लेते। एक्सपोर्ट मानते तो रिफंड दे देते हम लोग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोला कि नहीं नहीं, रिफंड भी नहीं मिलेगा, इसको एक्सपोर्ट भी मत मानो। क्लियर है पॉइंट? इसको नोट डाउन करो। इसमें हाँ, चार्ज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उस पर भी नहीं करेंगे। नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, रिफंड। देखो इसको, हो गया हैंडराइटिंग का? क्यों आज? नहीं नहीं, आज तो नींद नहीं आ रही। नहीं, आज नहीं आ रही, मेरे को समझ में आता है कंपनी का, आंख में देख के समझ में आया। आज थोड़ा गाई है जाने का बाहर। हाँ, ये है, ये बात सही। अभी समझा। अब इसे बिल्डअप लेके जा।
बैंक वाला ये सब करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। बैंक से जुड़ा। बैंक, अगर हम लोग बैंक में लोन लेते हैं, हमको तो बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह लेगा ना अपने से। डिस्कशन। फुल फॉर्म लिखो क्या यार? अभी से इतने में ही लिखूंगा, वो बाजू नहीं जाएगा। एक लाइन बना के बेटर। लिख लो आराम से लिखो। लिखो लिखो लिखो। इन्हें ऐसा लगा सब लोग को सुनाई देगा। अरे इतना नहीं जाएगा सर। है ना? लाख बार जो कमा है बाहर थोड़ा टिप। थैंक यू। हाँ, ऑलरेडी एक और टिफिन में क्या स्नैक्स।
तो ये वाला सर्कुलर अपना कंप्लीट हुआ। ओके, एक बार खाली गो थ्रू करेंगे। The related party does not charge any processing fee to another entity for granting of loan. Therefore, clarification is issued that if processing fee is not charged, whether it is treated as supply without considerations. तो यहाँ पर वही सब लिखे हैं, प्रोसेसिंग फी चार्ज क्यों करते हैं? ओके, टू कवर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द लोन, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हुआ ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कुछ चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर समझो कोई इंडिपेंडेंट लेंडर से अगर हम लोग लेते, ओके, तो फिर वो क्या करता, फाइनेंशियल स्टैंडिंग चेक करता, क्रेडिबिलिटी चेक करता, बट ये सब इंफॉर्मेशन ग्रुप के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ो जरा खुद से, ट्राई करो समझ में आ रहा है कि हाँ। नहीं, नहीं मानेंगे ना। हाँ, नॉर्मली एक्सपोर्ट माना जाता सेकंड केस में, बट सप्लाई नहीं है तो एक्सपोर्ट भी नहीं बन सकता। सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज का चार्जेस नहीं, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, एक्सपोर्ट मानेंगे लेकिन छोटा सा अमाउंट रहेगा ना, उसमें रिफंड भी कितना ही मिलेगा तुमको। अगर चार्ज भी मैं किया फॉरेक्स का चार्जेस, तो लोन के सामने तो इतना सा रहेगा वो, और अपना नॉर्मल लोकल सप्लाईज भी रहेगा ही ना। ओके, तो उसके अंदर यूज हो जाएगा, रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब रिफंड मिलने लायक बचेगा ही नहीं कुछ अमाउंट आपके पास, वैसे एलिजिबल हो जाएगा। नहीं नहीं, फॉरेन का हाँ एक्सपोर्ट ऐसा ही है, जीएसटी पे नहीं करना आपको, लेकिन हम लोग अगर एक्सपोर्ट मानते तो रिफंड मिलता है, तो इसके ऊपर जीएसटी तो नहीं आएगा पर रिफंड मिल जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ रिफंड का अमाउंट भी बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के टर्नओवर के प्रपोर्शन में रिफंड मिलता है। ओके, और फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस का तो कितना ही टर्नओवर होगा एज कंपेयर टू अवर लोकल बिजनेस, तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना के बराबर। इसको पढ़ो, ये पढ़ो, समझ में आ रहा है देखो, ये पढ़ो एक बार। बराबर। तो कनाडा नहीं है, सप्लाई नहीं है, नहीं नहीं, 10 लाख, 10 लाख का बात नहीं है। कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का ही बात चलो इधर भी, विल नॉट बी सप्लाई इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। ओके, उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट इफ रिलेटेड पार्टी चार्ज प्रोसेसिंग फी देन जीएसटी शैल बी पेएबल। मतलब अगर कंसिडरेशन रहेगा तो जीएसटी भरना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद इट इज टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट और डिस्काउंट इज ऑलरेडी एग्जेम्प्ट। ओके, जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं ना वो एग्जेम्प्ट रहता है। क्लियर है पॉइंट। बैंक का जो इंटरेस्ट रहता है, क्रेडिट कार्ड को छोड़ के बाकी सब इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहता है। क्लियर है पॉइंट। ओके। हाँ हाँ, बराबर। प्रोसेसिंग भी चार्ज ही नहीं किया, ऐसा कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेसिंग, मतलब हम लोगों ने प्रोसेसिंग तो किया है, लेकिन प्रोसेसिंग इन द सेंस कुछ भी किया नहीं हम लोगों ने, बट दिख रहा है कि आप लोगों ने लोन दिया तो प्रोसेसिंग किया ही होगा, ऐसा उसका मतलब। तो सप्लाई है, हाँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट, टेनेंसी राइट्स का एक सर्कुलर अभी हम लोग करेंगे। टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर पागड़ी सिस्टम। ओके, पगड़ी सिस्टम भी बोलते हैं किधर इधर। ओके, पागड़ी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सुना है कभी, मतलब इंटर को छोड़ के। हाँ,
ठीक है, देखो अभी फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक प्रॉपर्टी है, ओके, एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का प्राइस है 50 लाख रुपीस। ओके, प्रॉपर्टी का प्राइस कितना है? 50 लाख रुपीस। मतलब अगर अपने को ये प्रॉपर्टी चाहिए तो 50 लाख रुपए देना पड़े, लेकिन हम लोग के पास समझो इतना बजट नहीं है, और ये प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग को भाड़े पर रहना है तो समझो 10,000 रुपीज पर मंथ भाड़ा है, लेकिन हमको ये 10,000 रुपीज पर मंथ स्पेंड नहीं करना है। मतलब हम लोग को रेंट पे रहने का वो नहीं है, क्योंकि रेंट हर बार बढ़ते रहता है और बार बार फिर घर चेंज करना पड़ता है, तो हम लोग को रेंट पे भी नहीं रहने का है और हम लोग को खरीदना भी नहीं है, दोनों नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है का पॉइंट्स क्या बोल रहा हूँ? खरीदना भी नहीं है और रेंट पे भी नहीं रहना। तो अभी तीसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है? तीसरा ऑप्शन है ये प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट्स ले ले। ओके, टेनेंसी राइट्स मतलब कि हम लोग को यहाँ पर रहने का अधिकार मिलेगा, समझो कि 10 लाख में मिलेगा। ओके, 10 लाख रुपीज हम लोग को देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। क्या बोलेंगे इस 10 लाख रुपए को? टेनेंसी प्रीमियम। अभी हम लोगों ने 10 लाख रुपया दिया, किस चीज के लिए दिया? कौन कौन किस चीज के लिए दिया? टेनेंसी राइट्स के लिए दिया, मतलब यहाँ पर अपने को रहने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे प्रॉपर्टी का वैल्यू एप्रिशिएट होगा ना, अभी समझो 10 साल में ये 50 लाख का 1.5 करोड़ हो गया 10 साल में, तो ये जो टेनेंसी राइट्स हमारे पास है ना, ये भी 10 साल के बाद उतने ही प्रोपोर्शन के एप्रिसिएशन के साथ बिकेगा। समझ में आ रहा है का पॉइंट? देखो ये 50 का कितना हो गया? 1.5 करोड़ हो गया। ओके, तो ये 10 लाख का कितना हो जाएगा? 30 लाख रुपीज हो जाएगा। मतलब कि 10 साल के बाद हम लोग ये टेनेंसी राइट्स को बेच के कितना रुपया कमा सकते हैं? ओके, 30 लाख रुपीज हम लोग को मिल सकता है, 20 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? लेकिन भाड़े पर अगर रहे होते तो हम लोग का भाड़ा 30,000 हो जाता, मतलब अपना खर्चा बढ़ता, लेकिन इधर हम लोग का असेट हम लोगों ने लिया तो हम लोग का एप्रिसिएशन हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट? प्रॉपर्टी तो ओनर के नाम पे ही है, समझो कि, हाँ समझो कि एक्स इज ओनर। ओके, उसने ए को टेनेंसी राइट्स दिया, तो ए के पास 10 लाख रुपए का टेनेंसी राइट्स है और एक्स के पास डेढ़ अपना 50 लाख का प्रॉपर्टी है। तो 10 साल के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 लाख हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो रहा है? 1.5 करोड़ हो रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर हुआ? इसको क्या पड़ेगा? बता रहा हूँ, देखो यहां तक समझ में आया? अभी एक्स का क्या फायदा है वो समझते हम लोग। अभी पहली बात तो, जो 50 लाख का प्रॉपर्टी है वो 1.5 करोड़ का हो गया, तो ये तो एक्स का प्रॉफिट ही है। दूसरा प्रॉफिट क्या? देखो दूसरा प्रॉफिट गवर्नमेंट क्या बोलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ना स्पेसिफिकली, वो लोग क्या बोलते हैं, जितना भी टेनेंट को टेनेंसी राइट्स बेच के प्रॉफिट होने वाला है, वो प्रॉफिट का 50% किसको देना पड़ेगा? ओनर को। मतलब क्या? देखो इधर 30 लाख रुपीज हम लोग को मिलेगा। ओके, 10 लाख का कॉस्ट था, तो कितना प्रॉफिट हुआ? ओके, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो गवर्नमेंट बोलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता है 20 लाख का 50%, ये 50% फिक्स है। ओके, किसको देना पड़ेगा हम लोगों को? ओके, टू लैंड ओनर, टू लैंड ओनर। आ रहा है समझ में? दूसरा बेनिफिट क्या? देखो दूसरा बेनिफिट, किसके लिए बेनिफिट देख रहे हैं हम लोग? एक्स के लिए, मतलब कि लैंड ओनर के लिए क्या बेनिफिट है? दूसरा बेनिफिट क्या है? टेनेंसी राइट्स अगर हमारे पास होता है ना, तो हम लोग किसी और को भी भाड़े पर रहने को दे सकते हैं। देखो हम लोग रेंट पे अगर रहते हैं तो हम लोग को ही रहना पड़ेगा, लेकिन टेनेंसी राइट्स अगर हमारे पास है तो हम लोग किसी और को सब लेटिंग भी कर सकते हैं। समझ ना, सब लेटिंग। हाँ, तो सब लेटिंग हम लोग करेंगे तो सब लेटिंग में जो रेंट मिलेगा अपने को, उसका भी 50% देना पड़ेगा किसको? एक्स को। मतलब समझो कि पर मंथ हम लोगों ने भाड़े पर चढ़ा दिया उसको, सब लेटिंग के। तो सब लेटिंग में समझो 6,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, नहीं 10,000 तो भाड़ा था, काम करते 12,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो 12,000 का 50%, ओके, किसको देना पड़ेगा हम लोग को? 6,000। हाँ, टू लैंड ओनर। इज इट वेरी क्लियर? तो ये लैंड ओनर का फायदा है। आया समझ में? क्लियर हो रहा है क्या? ओके, अभी टेनेंसी राइट्स के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन क्यों पूछा वो हम लोग समझेंगे। ओके, टेनेंसी राइट्स के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन क्या पूछा और क्यों पूछा?
देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं टेनेंसी राइट्स, और यहां पर मैं लिख रहा हूं बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब फ्लैट समझना इसको। तो मेरे को बताओ कि अगर हम लोग घर खरीदते हैं तो स्टैंप ड्यूटी लगता है कि नहीं? घर खरीदेंगे तो स्टैंप ड्यूटी लगता है कि नहीं लगता है? तो बिल्डिंग के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगता है। ओके, टेनेंसी राइट्स के ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी लगता है। ओके, टेनेंसी राइट्स के ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी लगता है। अगर हम लोग टेनेंसी राइट्स खरीदने जाते हैं तो अपने को स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है। ओके, स्टैंप ड्यूटी ऐसा है कि हमेशा प्रॉपर्टी पे रहता है। हम लोग भाड़े पर बोलते हैं ना, ये टेनेंसी राइट्स ले रहे हैं तो भी स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है। कंपनी फॉर्म कर दे तब भी स्टैंप ड्यूटी हम लोग को भरना पड़ता है। ओके, स्टैंप ड्यूटी बहुत सारे जगह पे है। ऐसा नहीं है कि खाली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। क्लियर है क्या पॉइंट? तो यहाँ पर टेनेंसी राइट्स का जो ट्रांजेक्शन है इसमें भी क्या लगने वाला है? स्टैंप ड्यूटी लगने वाला है। तो लोगों ने गवर्नमेंट से ये पूछा कि बिल्डिंग के ऊपर आप जीएसटी तो लगाते नहीं, अगर सीसी के बाद है तो। बराबर है, जीएसटी नहीं लगता ना सीसी के बाद है तो। अभी टेनेंसी राइट्स भी हम लोग वही प्रॉपर्टी का दे रहे हैं जिसमें सीसी आ चुका है, क्योंकि रहने वाले तो सीसी तो आया ही होगा। तो ये भी तो आफ्टर सीसी है ना, तो फिर इस पे भी जीएसटी मत लगाओ। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम लोगों ने बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया, उसका रीजन क्या है? नहीं नहीं, एनिमल प्रॉपर्टी नहीं। देखो, बेसिक नीड है, पर लॉफुली बात करते तो एज पर लॉ अगर बोलेंगे तो एज पर लॉ सीसी वाले प्रॉपर्टी के, मतलब सीसी आ गया वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं है। कहाँ पे लिखा है? शेड्यूल 3 में लिखा है। याद है एक शेड्यूल था, शेड्यूल 3। हाँ, कंस्ट्रक्शन के बाद, ओके, सीसी के बाद लैंड एंड कंप्लीट बिल्डिंग करके पढ़ाया था एक। तो यहाँ पर जीएसटी नहीं लेते, उसका रीजन क्या है? शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 5। ओके, ये रीजन से जीएसटी नहीं लेते। ओके, लोगों ने गवर्नमेंट को क्या पूछा कि देखो आप यहाँ पर भी स्टैंप ड्यूटी लेते हो और जीएसटी नहीं लेते, इधर भी स्टैंप ड्यूटी लेते हो तो इधर भी जीएसटी मत लो। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर में क्या लिख के दिया कि बिल्डिंग का जो सेल है ना, वो नॉट अ सप्लाई है, नॉट अ सप्लाई है, नॉट बिकॉज स्टैंप ड्यूटी लग रहा है, बट बिकॉज शेड्यूल 3 में मेंशनड है। समझ में आ रहा है का पॉइंट? जीएसटी नहीं लगने का रीजन इज नॉट बिकॉज स्टैंप ड्यूटी लग रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। रीजन क्या है? कौन रीजन क्या है? शेड्यूल 3 इज द रीजन। यहां पर भी गवर्नमेंट ने वही बोला कि इधर शेड्यूल 3 में लिखा है कि हम लोगों ने, वो बताओ कभी टेनेंसी राइट्स के बारे में पढ़ा शेड्यूल 3 में? शेड्यूल 3 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? शेड्यूल 3 में किधर भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने टेनेंसी राइट्स के बारे में। अगर शेड्यूल 3 में नहीं पढ़ा, इट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज सप्लाई। क्लियर है पॉइंट? देखो, सीसी के बाद वाला जो बिल्डिंग है ना, वो नॉट अ सप्लाई है क्योंकि लिखा गया है वो, लेकिन यहां पर लिखा नहीं है करके ये सप्लाई है। देखो, अगर गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं बनाने का है तो लिख के देगा। किधर लिख के देगा? शेड्यूल 3 में लिख के देगा, लेकिन इसके बारे में लिखा है क्या किधर? नहीं लिखा है, तो फिर इट इज सप्लाई। तो स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है, दैट कैन नॉट बी द ग्राउंड टू नॉट लेवी जीएसटी। यहां तक समझ में आया? अब देखो, तो गवर्नमेंट होगा कि ये सप्लाई माना जाएगा। अब तुम लोग बताओ मेरे को, ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सर्विस होगा? गुड्स की सर्विस? सर्विस होगा, सर्विस, क्योंकि टेनेंसी राइट्स है ना, ये मूवेबल थोड़ी है। राइट्स मतलब पेपर पे लिख के आपको दिया एग्रीमेंट में। ओके, तो इट इज नॉट गुड्स। ओके, इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। यहां तक समझा? अभी यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा? ये सप्लाई माना जाएगा। क्या सप्लाई माना जाएगा? टेनेंसी राइट सप्लाई माना जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि स्टैम्प ड्यूटी भले लगता है टेनेंसी राइट्स के ऊपर, स्टिल जीएसटी भी लग सकता है बिकॉज इट इज अ सप्लाई। अभी जीएसटी लगेगा कि नहीं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुन। अब देखो, यहां पर एक्स करके पर्सन है, ये लैंड ओनर है। ये लैंड ओनर है। ये ए करके एक पर्सन है जो टेनेंट 1 है, और बी करके एक पर्सन है जो टेनेंट 2 है, जो ए से टेनेंसी राइट्स खरीदेगा 30 लाख रुपीस में 10 साल के बाद।
तो पहला ट्रांजेक्शन जो है ना, एक्स ने ए को बेचा, कितने में बेचा टेनेंसी राइट्स? 10 लाख में बेचा। ए ने बी को टेनेंसी राइट्स बेचा, कितने में? 30 लाख में। 10 साल के बाद बेचा, 10 साल के बाद, तुरंत नहीं बेचा, 10 ईयर्स के बाद। और यहाँ पर आज का ट्रांजेक्शन है, टुडे। ओके, अब देखो क्या क्या। हाँ, 10 साल के बाद टेनेंसी राइट्स को सेल किया। ओके, अब सुनो, अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो। एक्स ने टेनेंसी राइट्स दिया। ओके, एक्स ने टेनेंसी राइट्स दिया। अगर एक्स ने टेनेंसी राइट्स दिया रहेगा फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ओके, फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। रेसिडेंशियल पर्पस मतलब क्या? हाँ, रहने के जगह का अगर टेनेंसी राइट्स दिया है, देन इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। देखो, सप्लाई तो सब कुछ है, पर अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, टैक्सेबल है कि नहीं वो सीख रहे हैं। तो अगर रेसिडेंशियल पर्पस रहेगा तो फिर क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट सप्लाई। लेकिन अगर समझो कोई दुकान का जगह को भाड़े पर, मतलब ऐसा टेनेंसी राइट दिया दुकान के जगह का, तो ये क्या हो गया? कमर्शियल हो गया। तो फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी रहेगा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल सप्लाई। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? गेटिंग द पॉइंट क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि टेनेंसी राइट्स अगर लैंड ओनर ने बेचा, किसको? टेनेंट को। और कौन से जगह का बेचा? रहने वाले जगह का। तो सप्लाई तो है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है। तो फिर रेसिडेंशियल रहेगा तो इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है। उसके बाद सेकंड, इसके अंदर अगर समझो कोई दुकान का जगह, या तो गाला बोलते हैं ना अपन, ओके, कोई वेयर हाउस का जगह हो गया, स्टोर हाउस, जो भी है, तो वो सब का जो जगह रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी का अगर ट्रांजेक्शन रहेगा तो उस केस में जीएसटी आएगा। देखो, जिधर भी जीएसटी आएगा बोल रहे हो, उधर एक चीज हमेशा ध्यान में रखने का, टर्नओवर 20 लाख के ऊपर रहेगा तो ही आएगा। ये टैक्सेबल बोला है, लेकिन टर्नओवर ही कम है तो फिर नहीं आएगा। और वो मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं? 20 लाख के ऊपर अज्यूम करके लिख रहे हैं। क्लियर है क्या? ओके। अभी ए जो है ना, वो बेचेगा तो क्या होएगा, देखो। गवर्नमेंट बोलता है आप लोगों ने टेनेंसी राइट्स क्यों लिया था? रहने के लिए या फिर दुकान के लिए। पर अभी आप लोग यहाँ पर रह नहीं रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? इसको आगे सेल कर रहे हो ना। तो फिर गवर्नमेंट बोलता है कि खुद तो 20 लाख का प्रॉफिट कमा के जा रहे हो, टैक्स भरो। ओके, तो यहाँ पर एनी पर्पस, कोई भी पर्पस रहे, ओके, कोई भी पर्पस रहे, इस केस में गवर्नमेंट क्या कहता है? इट विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सप्लाई। एनी पर्पस इट इज टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर है पॉइंट? एनी पर्पस, कोई भी पर्पस रहे, गवर्नमेंट को उससे फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्या बोला मैंने? कमर्शियल है तो वैसे भी टैक्सेबल था, रेसिडेंशियल है तो ये रहने के लिए लिया था ना, अभी रह तो नहीं रहा है, बेच रहा है और प्रॉफिट में बेच रहा है, क्योंकि लैंड का तो हर बार अप्रिसिएशन होता है, वैल्यू और लॉन्ग लॉन्ग रन अप्रिसिएशन नहीं दिखेगा अपने को। तो इसको बोला कि भाई जीएसटी भरो। और कब भरना पड़ेगा बताओ? जब टर्नओवर कितने से ऊपर होगा? 20 लाख के ऊपर होगा तो ही भरना है। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? इज इट वेरी क्लियर? ओके। अभी ए के पास ना और एक ऑप्शन है, इस बार किसको बेच रहा है? वो बी को। लेकिन और एक ऑप्शन क्या है अवेलेबल, सोचो। नहीं, सब लेटिंग तो ठीक है, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं। वेरी गुड। ओके, एक्स को ही रिटर्न कर दो। देखो, दो ऑप्शन है, एक तो आगे मैं किसी को मार्केट में बेचूं, या तो फिर मैं किसको रिटर्न कर दूं? एक्स को रिटर्न कर दूं, जिसने मेरे को दिया था। तो उसको हम लोग बोलते हैं सरेंडरिंग ऑफ टेनेंसी राइट्स। क्या बोलेंगे उसको? सरेंडरिंग ऑफ टेनेंसी राइट्स। अगर हम टेनेंसी राइट्स को सरेंडर करते तो भी सेम ट्रीटमेंट आएगा, कि जीएसटी आएगा उसके ऊपर। क्लियर है क्या पॉइंट? देखो, अभी हम लोग ना एक सरेंडर का वैल्यू के हिसाब से बात करते हैं। समझो ए ने एक्स को सरेंडर कर दिया, ए ने क्या किया? एक्स को सरेंडर कर दिया, तो कितना रुपया पे करना पड़ेगा या कितना रुपया आएगा वो चेक करो। देखो, 30 लाख रुपीज का वैल्यू है, पर जीएसटी भी आएगा, तो 30 लाख के ऊपर 5,40,000 का जीएसटी आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 35,40,000। ये कौन किसको देगा? ये एक्स ए को देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जो भी प्रॉफिट ए को होने वाला है, उसका 50% किसको देना पड़ेगा? देखो इधर, एक्स को रिटर्न देना पड़ेगा। तो मतलब एक्स हम लोग को देने का है और हम लोग एक्स को देने के, तो नेट ऑफ हो जाएगा ना।
50% तो डायरेक्टली 50% नहीं करना अपने को, जीएसटी का अमाउंट तो उससे लेने का है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट कितना हो रहा है देखो, 30 - 10, 20 का प्रॉफिट है, उसका 50%। ओके, तो 10 लाख रुपए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो नेट कितना बचेगा हमारे पास, 25,40,000। समझ में आया पॉइंट? इसमें से जीएसटी हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 5,40,000 का, तो हमारे पास नेट कितना बचा, 20। ओके, और 10 का कॉस्ट था हमारा, तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 लाख। आ रहा है क्या समझ में? हाँ। हाँ, पर उसने लैंड ओनर से लेना चाहिए था, फिर जो ओनर है ना उससे लेना चाहिए था, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। हाँ, अगर आप T1 से ले रहे हो ना, तो फिर यहाँ पर जीएसटी T1 को तो हम लोगों ने बोला ही है भरने को। ओके, तो T1 तो छूट नहीं सकता ना इससे, और एक्स को बेचेगा तो भी जीएसटी लगेगा, बी को बेचेगा तो भी लगेगा। एक्चुअली फर्क ही नहीं पड़ा ना, आपको तो जीएसटी खाली कलेक्ट करे गवर्नमेंट को देना, हाँ, पर बी को फर्क पड़ा। फर्क पड़ा हाँ, Yeah. एक्स को भी नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स कमर्शियल प्रॉपर्टी के सामने वापर लेगा। हाँ, रेडी फ्लैट लेता तो नहीं भरना पड़ता। ओके, यहाँ पर ये लोग ना टेम्पररी पीरियड पीरियड के लिए रह सकते हैं और आगे सबलेटिंग भी कर सकते हैं, तो ये लोग प्रॉफिट्स कमाने वाले। देखो, जो पर्सन टेनेंसी राइट्स लेता है ना, ओके, वो पर्सन उसका इंटेंशन क्या रहता है, उसके पास बहुत पैसा रहता है। ओके, उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट लेते आता है ताकि 10 साल के बाद मल्टीप्लाई हो जाए। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन वो है कि ये लोग टेनेंसी राइट्स खरीद रहे हैं। ओके, और कोई भी जन एक प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट नहीं खरीदेगा, मल्टीपल खरीदेगा। ओके, और अगर हम लोग को घर खरीदना है तो हम लोग तो एक ही घर खरीदेंगे, और अगर दो से ज्यादा खरीदेंगे तो इनकम टैक्स तो रेडी है, डीएलओपी मान के टैक्स लगाते हैं ना। ओके, तो नॉर्मली एक ही प्रॉपर्टी हम लोग खरीदेंगे अगर घर खरीदेंगे तो, और टेनेंसी राइट्स केस में जाएंगे तो 10-10 टेनेंसी राइट लेंगे, तो ये तो अपना बिजनेस ही बना दिया अपन ने उसका। समझ में आएगा पॉइंट? ओके, इसको लिखो, तो एक बार यहाँ से देख लेते, बाद में लिखो। हाँ, बराबर। नहीं, वो तो आपका इंटरनल सेटलमेंट है, एज पर जीएसटी नहीं है ना ये, एज पर महाराष्ट्र का जो एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह। 50% का नहीं, इसमें नहीं लिखा है। नहीं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स इज नॉट ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ओके, लैंड और बिल्डिंग का सेल नहीं है, एंड इट इज नॉट अ शेड्यूल 3। ओके, एंड कंसिक्वेंटली कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर शाल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, ऑफ सर्विस कहाँ से आ रहा है, शेड्यूल 2 से आ रहा है। सप्लाई कहाँ से है माना जा रहा है, शेड्यूल 3 में नहीं है, इसके लिए शेड्यूल 3 में नहीं है करके सप्लाई है, और सर्विस है कहाँ पे लिखा है, शेड्यूल 2 में लिखा है। समझ में आया क्या पॉइंट? ओके, thus although stamp duty is applicable, GST shall be applicable as below. Okay, transfer of tenancy rights to incoming tenant, commercial purpose रहेगा तो taxable, रेसिडेंशियल रहेगा तो exempt। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स बाय एग्जिस्टिंग, मतलब कि ए करके जो टेनेंट है उसने न्यू को बेचा, तो फॉर बोथ पर्पस इट विल बी टैक्सेबल। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड बाय आउट गोइंग टेनेंट, मतलब कि जो टेनेंट जा रहा है छोड़ के, कौन जा रहा है अपने केस में, ए जा रहा है। ओके, बाय वे ऑफ सरेंडरिंग द टेनेंसी राइट्स। हाँ, एक्स को अगर वो सरेंडर करता है तो उस केस में क्या कहा जाता है, ओनर पेस लमसम अमाउंट एज टेनेंसी प्रीमियम टू आउटगोइंग टेनेंट। ओनर मतलब एक्स पेस टेनेंसी प्रीमियम टू ए। ओके, एंड इट शैल बी टैक्सेबल। क्लियर है पॉइंट, इट विल बी टैक्सेबल। समझा पॉइंट? इसको लिख लो। रेंट पे दिया है।
नेक्स्ट सर्कुलर, पेज नंबर 18। का आर्ट वर्क गैलरीज करके एक सर्कुलर है, यहाँ पर देखो। देखो समझो कि यहाँ पर एक आर्टिस्ट है, ओके, और यहाँ पर एक गैलरी। वे आर्टिस्ट क्या करता है, पेंटिंग बना के किधर भेजता हो, गैलरी में भेजता है। ओके, पेंटिंग बना के गैलरी में भेजेगा, और गैलरी क्या करता है, एग्जीबिशन में रखता है, मतलब कि जो उसका पूरा ऐसा वॉल रहता है ना, उसके ऊपर रखता है पेंटिंग, और पेंटिंग के ऊपर प्राइस लिखा रहता है, बराबर है, ऐसा नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है। तो आर्टिस्ट क्या कर रहा है, पहले तो पेंटिंग भेज रहा है, किसको भेज रहा है, गैलरी को पेंटिंग भेज रहा है। वो तो पेंटिंग उसने भेजा। अभी गैलरी क्या करेगा, गैलरी क्या करेगा अभी ये पेंटिंग का, उसको डिस्प्ले करेगा, ओके, इन एग्जीबिशन। अभी क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग गैलरी को भेजा, क्या हम लोगों को उसको सप्लाई मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, बोलो। आर्टिस्ट ने गैलरी को पेंटिंग भेजा, उसको सप्लाई मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो करेंगे। नहीं नहीं, डिस्प्ले डिस्प्ले के लिए जा रहा नहीं बट लोग आके देखेंगे गैलरी होना चाहिए। है। ओके, देखो, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आर्टिस्ट ने गैलरी को जब भेजा है ना पेंटिंग, वो टाइम पर खाली पेंटिंग सेंड हुआ है, आर्टिस्ट ने ओनरशिप गैलरी को दे नहीं दिया। समझ में आया क्या, अगर नहीं बिका पेंटिंग, मान के चलो गैलरी में, तो गैलरी क्या करेगा, आर्टिस्ट को रिटर्न कर देगा, मतलब कि यहाँ पर तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर दिस एक्टिविटी इज सेंडिंग एक्टिविटी, देयरफॉर इट इज नॉट अ सप्लाई। ओके, लेकिन आगे बोलते हैं लोग कि गैलरी में जब पेंटिंग बिकेगा, ओके, एग्जीबिशन चालू है, ओके, समझो कि एग्जीबिशन है ये, यहाँ पर इसका पेंटिंग लगाया हुआ है, समझो कि कोई बायर आया, ओके, उसको ये पेंटिंग पसंद आया, तो वो पर्सन क्या करेगा, उसको बाय करेगा ना, एग्जीबिशन से बाय करेगा। तो यहाँ पर जब एग्जीबिशन में ये पेंटिंग बिकेगा, ओके, उस टाइम पर ये किसका सप्लाई माना जाएगा, हाँ, आर्टिस्ट का सप्लाई माना जाएगा। समझ में आएगा पॉइंट, देखो। तो सबसे पहला आर्टिस्ट, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्टिविटी, और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, सेंडिंग ऑफ आर्ट वर्क, बोलो सेंडिंग ऑफ आर्ट वर्क क्या माना जाएगा, नॉट अ सप्लाई, क्योंकि ये तो खाली हम लोग भेज रहे, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। ओके, उसके बाद क्या होएगा, बायर पेंटिंग को सिलेक्ट करेगा, तो बायर सिलेक्ट्स पेंटिंग, अगर बायर पेंटिंग को सिलेक्ट करेगा तो क्या माना जाएगा, तो सप्लाई माना जाएगा, पर किसका सप्लाई माना जाएगा, आर्टिस्ट का। इज इट वेरी क्लियर। और गैलरी जो है ना, वो क्या करता है, वो फ्री में नहीं रखता उसका पेंटिंग, हाँ, उसका कमीशन रहेगा या तो डिस्प्ले चार्जेस रहेगा, तो वो सप्लाई माना जाएगा बाय गैलरी। समझ में आया पॉइंट, तो डिस्प्ले चार्जेस और कमीशन, ये किसका सप्लाई माना जाएगा, गैलरी का, सप्लाई बाय गैलरी। एवरीवन क्लियर, ओके, इसको लिख लो, आज के लिए इतना।